गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने संज्ञा उपविषय पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा हमने जानी और संज्ञा से जुड़े हुए भेद भी हम समझ पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीन मुख्य भेद होते हैं संज्ञा के। दो भेद और भी माने जाते हैं, लेकिन जो गौण होते हैं निम्न रूप से सामने आते हैं, ज्यादा कभी हम उनके बारे में पढ़ते नहीं। यहाँ तक कि बच्चे अक्सर जान भी नहीं पाते कि दो भेद और भी होते हैं संज्ञा के। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि संज्ञा के दो भेद जो और गौण होते हैं वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमें किसी भी तरल पदार्थ या धातु, सोना, चांदी, तांबा आदि का बोध होता है, और समूहवाचक संज्ञा में पूरे समुदाय का या समूह का बोध होता है। जैसे कि सेना है, तो सेना शब्द जो है ये समूह का बोध करा रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुलिस शब्द, अब इसमें बहुत से पुलिस कर्मी होते हैं पुलिस विभाग में, तो पुलिस जो शब्द है ये हमें समूहवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। अब आपके सामने एक कार्य पत्रिका लाने का मैंने प्रयास किया है। कार्य पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में वर्कशीट कहते हैं। यदि आप शुद्ध हिंदी के जटिल शब्दों को ना समझ पाएं, उनके अर्थ ना समझ पाएं, तो अंग्रेजी भाषा के साथ आप इसका सहसंबंध स्थापित करके भली भांति समझ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के भेद बताने हैं हमें। जो भेद हमने पढ़े कल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उनमें से हमें पता लगाना है कि ये जो अलग अलग वाक्य हमारे सामने इस कार्य पत्रिका में जो कि संज्ञा से जुड़ी हुई है दिए गए हैं, जिनके नीचे रेखा लगाई गई है, जिन्हें रेखांकित किया गया है, वो कौन सा भेद है संज्ञा का, उनमें कौन सा भेद माना जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले उदाहरण की तरफ। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। यहाँ पर शब्द रेखांकित है बुढ़ापे, तो बूढ़ा शब्द से संज्ञा बनती है बुढ़ापा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक कर्सर से मैं आपको दिखा रही हूँ, बुढ़ापा जो शब्द है ये यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे स्थिति का बोध हो रहा है यहाँ पर कि युवावस्था और उसके बाद जैसे वृद्धावस्था, तो स्थिति बदलती है, उम्र जो है उसमें तब्दीली आती है, दशा बदलती है। तो यहाँ पर ये भाव का बोध करा रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गया। दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बहन भाई हैं। प्रियंका गांधी को भी रेखांकित किया गया है शब्द को, और राहुल गांधी शब्द को भी रेखांकित किया गया है। देखना यहाँ पर यह है कि किस शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो उसी शब्द को आपको बताना है कि उसमें कौन सी संज्ञा आई हुई है। तो दोनों आप देख पा रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति या महिला का नाम है इसमें, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण, खिड़की के शीशे टूटे हैं। खिड़की, खिड़की क्या होती है, विंडो, वस्तु में शामिल है, तो ये यहाँ पर वस्तु का बोध करा रही है हमें। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। सैनिक लड़ रहे हैं, अगला उदाहरण है। तो सैनिक शब्द को रेखांकित किया गया है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा भेद है। सैनिक ये यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण, हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय शब्द को अंडरलाइन किया गया है,
निश्चित नाम हमें किसी पर्वत विशेष का यहाँ पता लग रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हिमालय पर्वत को रेखांकित ना करके पर्वत शब्द को ही सिर्फ रेखांकित किया जाता बजाय कि हिमालय के, तो फिर वो पूरी जाति का बोध करा रहा होता, तो वहां तब फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाती। तो अभी फिलहाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। अगला उदाहरण, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी अलग अलग नहीं बताए यहाँ पर, मोर, कोयल, कबूतर, तोता, चिड़िया, नहीं, पक्षियों के नाम नहीं बताए हमने, सामूहिक रूप से बताया कि बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, पक्षी जाति का हमें यहाँ पता लग रहा है पूरा। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। चढ़ाई यानी कि चढ़ना से चढ़ाई यहाँ पर शब्द बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाई बहुत कठिन है, तो एक तरह का यहाँ पर भाव पता लग रहा है कि चढ़ना जो है एवरेस्ट पर्वत पर वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये भाव है कठिनाई का भाव, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हाथी मस्त चाल चल रहा है। हाथी के बारे में बताया गया है निश्चित तौर पर, तो हाथी शब्द रेखांकित होने की वजह से यहाँ ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश होना, दुखी होना, उदास होना क्या होते हैं, भाव होते हैं, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बच्चे बचपन में बहुत चंचल होते हैं। चंचल शब्द को रेखांकित यहाँ पर हमने पाया है, तो चंचल शब्द से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो चंचलता बनती है। पता लगाने का ये भी एक आसान तरीका है कि आप वो भाववाचक संज्ञा में उसका परिवर्तन कर पाते हैं या नहीं। तो चंचल शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये कार्यपत्रिका मूल रूप से आपके सामने मैंने इसलिए रखने की कोशिश की ताकि आप जो कल किया हुआ जो आपका टॉपिक है संज्ञा, उसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। इन उदाहरणों को हल करने के बाद एक आपको कार्यपत्रिका गृह कार्य के रूप में मैं भेजूंगी। उस कार्यपत्रिका में दिए गए कथन को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर हमें वर्कशीट में क्या करना है, तो आप आगे एग्जाम्पल्स जो हैं उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो पहले अगर ये देखें, रेखांकित करवाने को कहा गया है तो रेखांकित करें। ये कहा गया है कि संज्ञा शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखें, तो आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर दिए गए स्थान पर उन्हें लिखना है। कई बार आता है कि घेरा लगाएं, तो आपको उनको एनसर्कल करना है। तो सबसे अहम बात है कि आप पहले दिए गए कथन को पढ़ें कि आखिर कार्यपत्रिका में करना क्या है और उसी के अनुरूप फिर कार्य करें। बार बार अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।